नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों को सीजी सेट और जो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है, जनरल पेपर, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, उसकी यहाँ पे पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये आज का क्लास है, ये क्लास नंबर 11 है। इससे पहले मैं आप लोगों को 10 क्लासेस और ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें हमने यूनिट 1 समाप्त कर लिया है दोस्तों, और यूनिट 2 हम लोगों का अभी चल रहा है। ठीक है, यूनिट 2 का ये थ्योरी क्लास है दोस्तों, और थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से हम यहाँ पर आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में अभी 4 अक्टूबर 2026 को आपका सीजी सेट का जो है पेपर 1 एंड 2 है, मतलब सीजी सेट का एग्ज़ाम है आपका यहाँ पे। तो हमारा टारगेट है, खास करके जो छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट्स हैं जो सीजी सेट निकालना चाहते हैं, उनका हम यहाँ पे 10 सितंबर तक का सिलेबस टारगेट लेके चल रहे हैं कि कंप्लीट करा देंगे। 10 सितंबर तक आपका कंप्लीट कराने का हमारा लक्ष्य है कि आपका पेपर 1 का जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद हम लोग दोस्तों 5 टेस्ट पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। मैं बता चुका हूँ, जिन्होंने भी पीडीएफ खरीदा है, पीडीएफ नोट्स जिन्होंने भी लिया है दोस्तों, उनको हम लोग ये थ्योरी के जो नोट्स हमारे जो क्लास में हैं, थ्योरी के नोट्स प्लस जो एमसीक्यू के नोट्स हैं, और साथ ही साथ जो सिलेबस है उसके आधार पे हमने 1 लाइनर भी तैयार कर रहे हैं, वो भी दिया जाएगा, और 5 टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें जिन्होंने भी पीडीएफ नोट्स लिया है, जिन्होंने भी पीडीएफ खरीदा है या खरीद रहे हैं अभी भी, उनको ये एंटायर चीज़ें आपकी दी जाएंगी। ठीक है, जिन्हें भी लेना हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये सभी चीज़ें बाय परचेस कर सकते हैं। 8962530503 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, और इसमें जा करके आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को ये सभी पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग वहाँ जा करके इसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए देखिए, पिछले क्लास में हमने शोध का चरण पढ़ा था दोस्तों। शोध के चरणों का जो हमने वहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया था, जिसपे हम देखे थे सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद समीक्षा करेंगे साहित्य का, फिर परिकल्पना करेंगे हाइपोथेसिस, फिर आपका डिज़ाइन या नक्शा तैयार करेंगे, उसके बाद सैम्पलिंग, और उसके बाद डाटा का इकट्ठा, फिर डेटा का एनालाइज करेंगे डाटा का ही, और फिर रिपोर्ट लिखेंगे। हमने ये सभी बातें पिछली क्लास में देखी थी। यदि आपने पिछला क्लास नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि हर एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास नंबर 1 से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप पढ़ के आए होंगे आगे। चलिए, तो आज है दोस्तों शोध का जो है प्रबंधन और आलेखन, जो इसका फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, इसको समझते हैं दोस्तों। ठीक है, शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। सबसे पहले देखिए, जो शोध प्रबंध होता है थीसिस, और इसको बोलते हैं डिसर्टेशन। ठीक है, थीसिस और आपका हो गया डिसर्टेशन। और शोध जो आलेख है, रिसर्च आर्टिकल जो है, लेखन शोध प्रक्रिया का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। जो शोध प्रबंधन है थीसिस, जिसे हम डिसर्टेशन भी बोलते हैं, और जो आपका रिसर्च आर्टिकल लेखन जो है, ये शोध प्रक्रिया का सबसे अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है दोस्तों। सबसे लास्ट में किया जाता है ये काम। तो शैक्षणिक जगत में जो शोध को मान्य कराने के लिए एक निश्चित प्रारूप, एक फॉर्मेट जो होता है, किसको, शैक्षणिक जो एजुकेशनल जहाँ फैला हुआ है पूरा, है ना, विश्व में, तो उसको मान्य कराने के लिए वहाँ पे एक निश्चित एक फॉर्मेट और एक संदर्भ, रेफरेंस जो होता है, उसके स्टाइल का यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पालन करना अनिवार्य हो जाता है। जब आप भी थीसिस करेंगे तो वो थीसिस में क्या है, आपका अपना रिपोर्ट का लेखन करेंगे जिसमें आपने शोध किया हुआ है। तो इन दी एंड आपको क्या करना है, आपको लिखना है आपका रिसर्च, आपका रिजल्ट। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल लिखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, एक फॉर्मेट बना दिया गया, उसी के अनिवार्य आपको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है उस फॉर्मेट के अनुसार। ठीक है, ताकि सभी लोग उस चीज़ से अवगत हों और एक प्रोसीजर से होकर के चलें। मतलब कि आपका एक नियम बनाया गया है, उसी को ही फॉलो करते हुए चलना है। अब देखते हैं क्या नियम है, क्या प्रारूप है उसका। तो शोध का जो प्रबंध का फॉर्मेट होता है, आप लोग जैसे ना पीएचडी वगैरह करेंगे आप, तो इस चीज़ को अच्छे से उस समय समझेंगे, देखेंगे, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। जो शोध का जो मैनेजमेंट है, जिसको बोलते हैं थीसिस, तो फॉर्मेट ऑफ अ थीसिस और डिसर्टेशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये एक मानक शोध प्रबंध का क्या होता है दोस्तों, मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक स्टैंडर्ड आपका जो रिसर्च है या आपका थीसिस है, उसके मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया उसको। एक है प्रारंभिक, दूसरा है आपका मुख्य, और तीसरा है आपका अंतिम। प्रारंभिक भाग जिसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी पेजेस, दूसरा है मुख्य भाग जिसको मेन बॉडी बोलते हैं, तीसरा आपका एंड मैटर होता है जो आपके उसके नीचे में लिखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो थीसिस है उसका फॉर्मेट में प्राइमरी भाग, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी पेजेस। ठीक है, यह शोध प्रबंध के मुख्य पार्ट से पहले के पृष्ठ होता है।
मतलब जो आपका थीसिस है उसके मुख्य पार्ट से पहले का पृष्ठ होगा। तभी ये क्या है दोस्तों, प्रिलिमिनरी पेजेस हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी पेजेस हैं, जिन्हें आमतौर पर रोमन अंक जैसे कि 1 2 3, आप रोमन नंबर्स देखे होंगे, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 हो गया आपका, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस प्रकार से उसमें शो करना रहता है। ठीक, यहाँ पर दिया है टाइटल पेजेस, शीर्षक पृष्ठ, शोध का जो विषय है, शोधकर्ता का यहाँ पे नाम होगा, मार्गदर्शक होगा जो सुपरवाइजर है वो, उसका नाम होगा, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय का भी नाम होगा जहाँ पे आपने थीसिस किया है, और जो आपका गाइड होगा आपके ऊपर उनका नाम रहेगा, और जमा करने का इसमें साथ ही साथ आपका वर्ष भी रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप देखिए डिक्लेरेशन, जिसे बोलते हैं घोषणा का पत्र। शोधकर्ता द्वारा ये प्रमाणित करना है कि ये कार्य उसका एक मौलिक ओरिजिनल कार्य है, मतलब कि ये घोषणा करेगा, डिक्लेयर करेगा कि ये कार्य, ये जो शोध किया उसने, जो रिसर्च किया उसने, ये उसने खुद से किया है। ठीक है, ओरिजिनल कार्य है उसका, मतलब कि उसने खुद से किया है, ईमानदारी से किया है, कहीं से नकल नहीं किया है, ये डिक्लेरेशन करेगा। वैसे भी आप सभी डिक्लेरेशन फॉर्म जानते हैं क्या होता है। इसके बाद आपका प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट, गाइड जो उसके ऊपर रहते हैं, जिससे वो अपनी सभी चीज़ों को प्रमाणित करवाता है ना। तो रिसर्चर के ऊपर में आपका जो गाइड होते हैं, गाइड या आपके विभाग के जो अध्यक्ष हो गए, एचओडी हो गया जो, उनके द्वारा शोध की जो आपकी प्रामाणिकता है उसकी पुष्टि करते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट जो देगा वो। इसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं आभार उल्लेख, उन सभी व्यक्तियों और संस्थानों के प्रति आभार व्यक्त करना जिन्होंने शोध में सहायता करी। ठीक है, एक्नॉलेज देंगे, एक्नॉलेजमेंट रहेगा उसमें, किसका नाम रहेगा, उन सभी संस्था और उन व्यक्तियों का नाम रहेगा जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया, जिसमें उन्होंने उस कार्य के प्रति अपनी चीज़ें, अपना सहायता प्रदान किया। ठीक, इसके बाद आपका सार जो है एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक है, पूरे शोध का 150 से 300 शब्दों में, ध्यान रखेंगे ये पूछता है कितने शब्दों में रहता है, तो 150 से 300 शब्दों में एक संक्षिप्त निचोड़, उद्देश्य, पद्धति और निष्कर्ष के रूप में आपको लिखा जाता है कि आपका मेन इसका सार क्या निकला, कंक्लूजन क्या है। ठीक है, इसके बाद है विषय सूची, टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं इसको, अध्यायों और उपशीर्षकों की सूची पृष्ठ संख्याओं के साथ। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए एक बार समझना बस ज़रूरी है, बाकी ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें पूछ सकता है कि आपके थीसिस में आपके कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं, एक तो प्री फेसेस हो गया, दूसरा आपका मेन बॉडी हो गया, तीसरा आपका एंड फेस हो गया, तो ये भले पूछ सकता है। अब इसके अंदर इतनी ये जो है, जब आप पीएचडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा दोस्तों, हालांकि सिलेबस में था, दैट्स वाई मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। तो विषय सूची देख लीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स, अध्यायों और उपशीर्षकों की सूची पृष्ठ संख्याओं के साथ होती है विषय सूची। ठीक है, तालिकाओं, चित्रों की सूची, लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिगर्स, शोध में जो प्रयुक्त डेटा तालिकाओं की ग्राफ की सूची होती है दोस्तों। ठीक है, देखिए काफी लोगों ने मेरे को ये बोला था कि सर थ्योरी थ्योरी चाहिए, मैं इसलिए थ्योरी यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा उद्देश्य मेन है एग्जाम ओरिएंटेड, आपको मेन एग्जाम ओरिएंटेड ही कराना है, इधर उधर का मेरे को नहीं कराना चाहिए। हालांकि पूरा सिलेबस को पढ़ाने की बात हुई थी, इसलिए मैं आपको पूरा सिलेबस कराते चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुख्य भाग, ठीक है, जल्दी खत्म कर देंगे इसको। मुख्य भाग देखिए यहाँ पे, ये शोध का जो है वास्तविक और सबसे विस्तृत हिस्सा होता है। ठीक है, जो मेन बॉडी होता है चैप्टर्स का, ये आपका वास्तविक और सबसे विस्तृत और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है दोस्तों। इसमें देखिए अध्याय 1 है जो, उसमें प्रस्तावना रहेगा, इंट्रोडक्शन, इसमें विषय की जो है पृष्ठभूमि रहेगी, शोध की जो है समस्या है, उद्देश्य क्या है, और शोध का जो महत्व है वो बताया जाएगा इसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है प्रस्तावना है, इसमें पृष्ठभूमि रहेगा, विषय से संबंधित, शोध की जो समस्या है वो रहेगी, उद्देश्य रहेगा, और शोध का आपका उद्देश्य या महत्व क्या है ये लिखाएगा। अध्याय 2 में देखेंगे तो ये संबंधित साहित्य की जो है समीक्षा की जाएगी, इसमें लिटरेचर जो है आपका प्रयोग किया जाएगा, जो से संबंधित रहेगा साहित्य उससे, इस पर विषय पर पहले हो चुकी जो आपकी कार्यों का विश्लेषण होगा, और ज्ञान का इसमें रिसर्च का गैप होगा, जो हमने पढ़ा था कल लास्ट वीडियो में। इसके बाद देखिए अध्याय 3 जो है आपका, ये शोध कार्य प्रणाली, जिसमें आपको बोलते हैं रिसर्च जो है आपका मेथोडोलॉजी से संबंधित है, इसमें शोध का आपका डिजाइन होगा, जनसंख्या, सैंपलिंग किया जाएगा, और डेटा का संग्रह का उपकरण एवं विश्लेषण की तकनीकें इसमें शामिल होती हैं। किसमें, मेथोडोलॉजी में, मतलब मेथोडोलॉजी मतलब कहने का मतलब है ये आपका खाका तैयार करेगा, डिजाइन हो गया, इसमें पॉपुलेशन की बात है, सैंपलिंग विधि भी इसमें आएगा, डेटा संग्रह भी आएगा, और विश्लेषण की तकनीक भी आएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ना पॉइंट अध्याय 3 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि रिसर्च का जो प्रोसेस है, जिसमें आपको बताया था, सबसे पहले फॉर्मुलेट करेंगे हम लोग जो विषय है उससे संबंधित उसको, उसके बाद हम लोगों ने कहा था आपको साहित्य की समीक्षा हो गई है ना, और तीसरा जो मैं आपको बताया था जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस हो गया, शोध का डिजाइन हो गया, और साथ ही साथ आपका सैंपलिंग हो गया, डेटा को कलेक्शन करना, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आ रही हैं, आपका अध्याय 3, जिसको हम बोल रहे हैं मैथोडोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रश्न कर सकता है कि जो शोध के चरण है, जिसमें आपके हाइपोथेसिस, आपके
जो डिज़ाइन है ना, शोध का जो डिज़ाइन है, ठीक है, डेटा हो गया, डेटा संग्रह हो गया, डेटा इकट्ठा करना, डेटा का आपका एक संग्रह करना, ये सभी इस कौन से हिस्से में आएगा, तो अध्याय 3 में आएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में। इसी प्रकार आप लोग अध्याय 4 देखिए, जहाँ पे डेटा का विश्लेषण और परिणाम, डेटा का एनालिसिस एंड रिजल्ट किसमें आ रहा है, अध्याय 4 में आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो आपका शोध के जो चरण थे जिसमें हम विश्लेषण और रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो वो आपके अध्याय 4 में आएगा, एकत्रित आंकड़ों की सांख्यिकी एवं गुणात्मक विश्लेषण का निष्कर्ष। ठीक है, 3 और 4 को आपको जरूर से ध्यान रखना है। इसके बाद अध्याय 5 में देखेंगे निष्कर्ष और सुझाव जो देंगे, डिस्कशन एंड द कंक्लूजन एंड सजेशंस। ठीक है, तो ये आपके अध्याय 5 में आएगा। तो ये 3, 4, 5 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें परिणामों की व्याख्या और उनके निहितार्थ और भविष्य के शोध के लिए सुझाव करेंगे। इसके बाद आपका अंतिम भाग जो है दोस्तों वो है एंड मैटर। ठीक है, एंड मैटर में आपका रहेगा बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। ठीक है, शोध में उद्धृत सभी स्रोतों की इसमें सूची बनाई जाएगी। इसका परिशिष्ट अतिरिक्त सामग्री जैसे प्रश्नावली, क्वेश्चनरीज एक प्रकार का टूल है ना, एक क्वेश्चनरीज किया जाएगा। बड़े डेटा टेबल या कच्ची सामग्री जो मुख्य अध्यायों में नहीं थी उसे इसमें जोड़ा जाएगा, किसमें, आपके अंतिम भाग में। ठीक है, तो ये था आपका थीसिस का फॉर्मेट, जिसमें हमने प्रीलिमिनरी आपके फेज देखा, उसके बाद हमने देखा था मुख्य पृष्ठ, और अभी अंतिम भाग देखा। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग संदर्भ की शैलियाँ, सिटेशंस एंड रेफरेंसिंग स्टाइल, काइटेशंस एंड रेफरेंसिंग स्टाइल्स। ठीक है, शोध लेखन में किसी अन्य लेखक के विचार या डेटा का उपयोग करने पर उसे श्रेय देना अनिवार्य है दोस्तों। आप जब भी थीसिस करेंगे तो किसी अन्य जो लेखक होंगे, अन्य जो ऑथर होंगे, उनके जो थॉट्स हैं, उनके विचार हैं, या उनका जो डेटा ही क्यों ना हो, अगर उसका उपयोग करते हैं आप, तो उसका श्रेय उनको देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा ना करने पर इसे साहित्यिक चोरी क्या बोला जाएगा, प्लेगरिज्म कहा जाएगा। ठीक है, अगर आपने उनका नाम शो नहीं किया, उन्हें नहीं बताया, या आपने उनका नाम शो नहीं किया अपने थीसिस में, तो ये प्लेगरिज्म कहलाएगा, प्लेजरिज्म कहलाएगा, जो कि आपका साहित्यिक चोरी का हिस्सा माना जाएगा। संदर्भ देने की मुख्य रूप से 3 वैश्विक शैलियाँ होती है, उसे देखिए दोस्तों। पहला तो है आपका एपीए शैली, जिसको मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, और ये है आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है प्लेजरिज्म के बारे में, और दूसरा भी शैलियों के बारे में जानना है, जो कि हम लोग संदर्भ देने की 3 वैश्विक शैलियाँ हैं। 3 वैश्विक मतलब पूरे विश्व में चलती हैं शैलियाँ। ठीक है, एक है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसका उपयोग मुख्य रूप से आपके सामाजिक के विज्ञान, जिसको बोलते हैं सोशल साइंस, जैसे मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र और प्रबंधन क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाएगा आपका, तो याद रखेंगे एपीए शैली जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है उस पर आपका काम करती है। इसमें मनोविज्ञान हो गया, आपका शिक्षा हो गया, समाजशास्त्र और मैनेजमेंट शामिल है। विशेषता देखिए, ये लेखक वर्ष जो ऑथर डेट का प्रारूप का पालन करती है। किसका पालन करेगी, ऑथर डेट का। ठीक है, इन टेक्स्ट काइटेशन, पाठ के भीतर संदर्भ। ठीक है, पाठ के भीतर क्या कर देंगे, संदर्भ दे देंगे, जैसे शर्मा जी ने इस पे लिखा था, 2022 में टिप्पणी की थी। रेफरेंस लिस्ट, अंत में संदर्भ सूची का प्रारूप देंगे। ठीक है, रेफरेंस लिस्ट में क्या करेंगे, आपका प्रारूप बना रहेगा यहाँ पे अंत में। ठीक है, उदाहरण जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जो शर्मा जी है आरके 2022 में उन्होंने थीसिस किया था, जो भी उन्होंने डेटा दिया वो रिसर्च का मेथोडोलॉजी था उनका सोशल साइंस प्रगति प्रकाशन। ये एक प्रकार का आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए जो शैली है वो है आपका एमएलए। देखिए प्रश्न यहाँ से करता है कि जो 3 वैश्विक शैलियाँ कौन कौन सी, ये पूछ सकता है। एपी हो गया आपका, एमएलए हो गया, और साथ ही साथ आपका शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। तो इसमें जो है पूछेगा सोशल साइंस किसके अंतर्गत आ रहा है, तो आपको याद रखना है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यही बात करें दूसरा जो है आपका मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मुख्य रूप से इसका मानविकी अर्थात आपका ह्यूमैनिटीज और कला जो आर्ट्स होता है, इन विषयों जैसे भाषा हो गया, साहित्य हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, उसके लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा, आपका एमएलए। तो याद रखेंगे ह्यूमैनिटीज, आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, लिटरेचर एंड आपका और फिलॉसफी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विशेषता, ये लेखक पृष्ठ संख्या, ऑथर पेज नंबर प्रारूप का प्लान करती है, जबकि ये किसका कर रहा था, ऑथर डेट का कर रहा था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमएलए जो है आपका किसका कर रहा है, अभी ये आपका ऑथर पेज नंबर का कर रहा है, जबकि आपका एपीए जो है वो ऑथर डेट का करता है। ठीक है, तो ऑथर डेट एपीए, ऑथर पेज नंबर आपका एमएलए। इसमें वर्ष नहीं लिखा जाता। ठीक है, याद रखेंगे, इसमें वर्ष को शो नहीं किया जाता, जबकि एपीए में किया जाता है। ठीक, इंटेक्स काइटेशन शर्मा 45। ठीक है, पेज नंबर दे दिया गया इसमें। ठीक है, जहां से उठाया गया था शर्मा जी के पेज नंबर पृष्ठ 45 से ये हो गया। वर्क साइटेड लिस्टेड, अंत में संदर्भ सूची का आपका प्रारूप।
शर्मा राजकुमार रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस, प्रगति प्रकाश 2022। ठीक है, इस प्रकार से एक उदाहरण है ये। अब अगला देखिए आप लोग, यहाँ पे शिकागो मैनुअल स्टाइल, शिकागो मैनुअल स्टाइल। इसमें मुख्य रूप से किसके लिए करेंगे? इतिहास, मानविकी के लिए करेंगे, ह्यूमैनिटीज के लिए, और कुछ सामाजिक विज्ञानों में भी ये काम आएगा। मतलब मिला जुला रूप है आपका एपीए और एमएलए का। विशेषता दो रूप होते हैं, एक नोट्स और ग्रंथ सूची, नोट्स एंड आपका बिब्लियोग्राफी। फुट नोट्स, एड नोट्स का उपयोग करेंगे, और लेखक वर्ष की प्रणाली भी इसमें शामिल है। इसमें मतलब लेखक का वर्ष भी लिखाएगा और फुट नोट्स और बिब्लियोग्राफी भी शो किया जाता है। फुट नोट का एग्जाम्पल यहाँ देखिए, पृष्ठ के निचले भाग में रहेगा ये। ठीक है, फुट नोट ही नाम है इसका। राजकुमार शर्मा, है ना, नीचे में शो कर दिया जाएगा। रिसर्च मैथोडोलॉजी इन सोशल साइंस, प्रगति प्रकाशन, और ईयर भी शो करते हैं। फुट नोट मतलब आपको समझ रहे हैं, ये आपकी किताब है तो यहाँ पे नीचे में नाम लिख दिया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ आपका पेज नंबर भी शो किया जाएगा। बिब्लियोग्राफी एग्जाम्पल वही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संदर्भ शैलियों की त्वरित तुलनात्मक चार्ट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बनाया था, ताकि ये एग्जाम में आपको याद रहे अच्छे से। पहला है आपका विशेषता एपीए शैली। इस मुख्य क्षेत्र में आपको बता दिया हूँ, मुख्य विशेष क्षेत्र है आपका सामाजिक विज्ञान, अभी पढ़ाया था आपको। ठीक है, इन टेक्स्ट प्रारूप जो है यह लेखक का नाम और वर्ष दोनों शो करेगा। अंतिम सूची का नाम रेफरेंस, और वर्ष का स्थान लेखक के नाम के तुरंत बाद रहेगा। वर्ष का स्थान कहाँ रहेगा? जैसे कि आपका हो गया शर्मा जी लिखा था, है ना, शर्मा जी, और बगल में 2026 लिख दिए। ठीक, तो ये आपका इस प्रकार से एपीए शैली में दर्शाया जाता है। मुख्य रूप से याद रखेंगे सोशल साइंस के लिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एमएलए शैली जो है उसकी विशेषता देखते हैं। मुख्य विषय क्षेत्र है इसका मानविकी, ह्यूमैनिटीज, और आपका साहित्य जिसको बोलते हैं लिटरेचर। इन टेक्स्ट प्रारूप इसका देखिए, इसमें पृष्ठ की संख्या रहेगी। मैं आपको बताया एमएलए में क्या रहेगा आपका, ह्यूमैनिटीज के रहेगा, और साथ ही साथ इसमें संख्या दर्शाया जाएगा पृष्ठों की, पेजों की। अंतिम सूची का नाम जो रहेगा वर्क साइटेड रहेगा। ठीक है, और वर्ष का स्थान अंत में दिया जाएगा। इसमें प्रकाशक के बाद ही लास्ट में आपका वर्ष का स्थान दिया जाता है। इसके बाद आपका जो है ये शिकागो शैली है जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये तीसरी शैली जो है आपकी, इसमें आपका जो क्षेत्र है, विषय क्षेत्र, वो इतिहास और विज्ञान दोनों शामिल हैं। इन टेक्स्ट प्रारूप जो है आपका फुट नोट्स के रूप में रहेगा, और अंतिम सूची का नाम है आपका बिब्लियोग्राफी। ठीक है, अंत में इसका वर्ष का स्थान कहाँ पर रहेगा? इसके भी अंत में रहेगा दोस्तों। तो एक प्रकार से थोड़ा मिला जुला रूप रहता है आपका एपी और एमएलए का। कौन सा? आपका शिकागो शैली। अब देखिए शोध आलेख जिसको बोलते हैं रिसर्च के आर्टिकल। लेखन का मुख्य तत्व यहाँ पर देखते हैं। शोध प्रबंधन जिसे हम थीसिस के नाम से जाना जाते हैं, यहाँ पर 150 से 300 पृष्ठों का विस्तृत दस्तावेज होता है। ये रिसर्च आर्टिकल 150 से लेकर के 300 पृष्ठों का, पेज कितने रहेंगे? लगभग 150 से 300। यहाँ पर आपका एक प्रकार का ये दस्तावेज है। ठीक है, वही शोध आलेख जो है रिसर्च पेपर किसी जर्नल में प्रकाशित होता है ना, 8 से 15 पृष्ठों का रहता है। तो आपको याद रखेंगे जो आपका थीसिस है, थीसिस शोध प्रबंधन, ये आपका 150 से 300 पृष्ठों का रहेगा दस्तावेज है। और जो कि आपका शोध आलेख है जिसको हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल की बात कर रहे हैं, वो लगभग 18 से 15 पृष्ठों का एक संक्षिप्त रूप होता है। ब्रीफ फॉर्म में रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में रहेगा 8 to 15, जिसमें सभी चीज़ें बताई जाएंगी। और ये आपका IMRD का आपका जो फॉर्मेट है उसको ये पालन करेगा। ठीक है, IMRD कहने का मतलब है आपका इंट्रोडक्शन, I से, M से मेथड्स, R से रिजल्ट्स, और D से आपका डिस्कशन। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, मेथड पद्धति, रिजल्ट परिणाम, और डिस्कशन आपका जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी बात कर रहा है। तो IMRAD का, ठीक है, फुल फॉर्म हमने बता दिया। इसी के प्रारूप को ये फॉलो करता है। कौन सा? आपका रिसर्च आर्टिकल, और 8 से 15 पृष्ठों का रहेगा, जबकि आपका थीसिस जो है 150 से 300 पन्नों के आसपास रहता है। ठीक है, अब देखिए शोध के मुख्य चरणों में ICT का महत्व। ICT आप समझते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो शोध की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित करके ICT का उपयोग को समझा जा सकता है। पहला है आपका डेटा संग्रह से पहले, जिसे बोलते हैं प्री डेटा एनालिसिस फेज। प्री डेटा एनालिसिस फेज क्या होता है? प्री डेटा एनालिसिस फेज, इसमें देखिए साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू, पुराने जो आपके शोध पत्र हैं, जो थीसिस हैं, जो किताबों को खोजने के लिए, या आपका गूगल स्कॉलर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक और शोध गंगा, ये सभी आपकी क्या है? इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग डेटा को देखेंगे कि क्या क्या हमको एकत्र करना है। तो डेटा संग्रह करने से पहले इन सभी चीज़ों पे एक रिव्यू लिया जाएगा, चाहे वो किताब हो, चाहे किसी का थीसिस हो, या शोध के पत्र हो, या गूगल स्कॉलर हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक या शोध गंगा का प्रयोग किया जाएगा। शोध समस्या की पहचान, इंटरनेट पर उपलब्ध वैश्विक रिसर्च पेपर के माध्यम से समकालीन रिसर्च ट्रेंड्स को समझेंगे।
ठीक है। शोध की जो समस्या है उसकी पहचान करने के लिए इंटरनेट पर जो उपलब्ध वैश्विक रिसर्च पेपर्स हैं उसके माध्यम से आपका रिसर्च ट्रेंड्स को समझेंगे कि क्या ये समस्या हो सकती है और क्या इसका निवारण के लिए आगे बढ़ना है। दूसरा है आपका डेटा संग्रह और विश्लेषण चरण, इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस फेज। ये आपका डेटा एनालिसिस फेज, ठीक है। तो डेटा संग्रह, डेटा जो है आपका कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन। तो ऑनलाइन माध्यम जैसे आपका क्या हो गया, गूगल फॉर्म हो गया, सर्वे मोंकी हो गया, इसके द्वारा जो आपको वैश्विक स्तर पर क्वेश्चनरीज जो है, क्वेश्चनरी से भी टूल है, इसका भेज करके डेटा एकत्र करेंगे। क्वेश्चनरीज एक प्रकार का आपका डेटा संग्रहण करने का मतलब ये एक प्रकार का टूल है दोस्तों, जिसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं हाँ या ना के रूप में, ठीक है। तो डेटा संग्रहण कलेक्शन करने के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब ये है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, सांख्यिकीय गणना, जिसे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए SPSS, आपको लास्ट क्लास में बताया था SPSS, SAS के बारे में। और ये आपका मैटलैब सॉफ्टवेयर, मतलब मत पढ़ लीजिएगा इसको, इसका नाम है मैटलैब। मैटलैब सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। मैटलैब का क्यों प्रयोग किया जा रहा है, जो आपका न्यूमेरिक हो गया या एक प्रकार का जो कंप्यूटिंग आपका प्लेटफॉर्म जिसमें आपको डेटा को एनालाइज करना है, एल्गोरिदम को आपको डेवलपमेंट करना है या मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जानना है, तो उसके लिए यही सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ठीक है, याद रखिएगा क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में ये सभी आपके सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि बात करें क्वालिटेटिव की, तो ये देखिए क्वालिटेटिव के लिए आपका टेक्स्ट और ऑडियो और वीडियो डेटा का कोड और विश्लेषण करने के लिए एनवीवो और आपका ATLAS TI टूल्स का उपयोग किया जाता है। देखिए जो 2-3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, SPSS, SAS और मैटलैब और ये एनवीवो और एटलस, ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है कि कौन सा क्वांटिटेटिव के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सा क्वालिटेटिव के लिए यूज़ हो रहा है। क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं ना, तब आदमी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और यदि आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आपको ये समझ में ही आएगा ही नहीं। कभी भी क्वेश्चन में आया तो आप बोलेंगे क्या चीज़ पूछ दिया है। इसलिए मैं आपको गहराई में जो चीज़ एग्जाम के ओरिएंटेड है उसी को ही पढ़ा रहा हूँ, जो परीक्षा में प्रश्न कर सकता है, ठीक है। ये दोनों ही में आपका काम आएगा, आपके UGC में भी काम आएगा दोस्तों, और आपका सेट के पेपर 1 में भी काम आएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर डेटा विश्लेषण के बाद अपन क्या करेंगे, पोस्ट डेटा एनालिसिस, है ना। आपका जो डाटा आपने संग्रहण कर लिया उसको क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो इसमें साहित्य की चोरी की जांच, प्लेगरिज्म चेकिंग करने के लिए, शोध की मौलिकता बनाए रखने के लिए आपका कौन सा एप्लीकेशन, टर्निटिन हो गया, ओरिजिनल उरुकंड बोलते हैं इसको, है ना, इसका एप्लीकेशन, और डुप्ली चेकर जैसे एक टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, इससे आपका साहित्यिक चोरी की जांच की जा सकती है। इसका भी नाम याद रखेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये परीक्षा में पूछते हैं दोस्तों। और टर्निटिन, ओरिजिनल, ओरुकुन और आपका डुप्ली चेकर के नाम से ये टूल्स आते हैं, ठीक है। क्या चीज़ चेक करने के लिए, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए, प्लेजियरिज्म। नेक्स्ट है आपका शोध संबंध प्रबंधन, रेफरेंस मैनेजमेंट, बिब्लियोग्राफी और साइटेशन, बिब्लियोग्राफी और आपका साइटेशन को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करने के लिए मेंडली, जोटेरो और आपका एंड नोट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। शोध संदर्भ प्रबंधन के लिए, आपका रेफरेंस के लिए, बिब्लियोग्राफी और साइटेशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, तो मेंडली, जोटेरो और एंड नोट, इन तीनों को याद रखना है। इसके बाद देखिए आपका शोध का जो प्रकाशन है, रिसर्च पब्लिकेशन, ऑनलाइन शोध पत्रिकाओं, ठीक है। ऑनलाइन के लिए आपका ई-जर्नल्स और रिसर्च गेट जैसे शैक्षिक सोशल जो नेटवर्क है उस पर शोध की पूरी दुनिया के साथ इसको साझा किया जाता है, ठीक है। ई-जर्नल्स के माध्यम से और रिसर्च गेट के माध्यम से आपके पूरी दुनिया को साझा किए जाएंगे आपके जो भी थीसिस है उसको। नेक्स्ट है आपका शोध में उपयोगी प्रमुख ICT उपकरण देख लेते हैं। जितना मैं ICT का जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, इसी चीज़ को उठाएं। बाकी आपसे पूछेगा MS एक्सेल ये वो वगैरह कुछ नहीं पूछने वाला। ICT में यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के हिसाब से, अब दे रहे हैं सेट नेट का पेपर तो उसके हिसाब से ICT आएगा। अब देखिए ICT उपकरण की बात कर रहे हैं तो खोज इंजन, सर्च इंजन जो है आपको सभी जानते हैं, गूगल, बिंग, गूगल स्कॉलर, ठीक है। इसमें गूगल स्कॉलर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपने गूगल पढ़ा ही होगा पहले, बिंग भी पढ़ा होगा, गूगल स्कॉलर इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, सर्च इंजन। अब इस देखिए डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो ये आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको NDLI के नाम से जाना जाता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्फ्लीबेनेट, इसको भी आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों, पहले पे मैंने आपको कराया है। इन्फ्लीबेनेट फुल फॉर्म क्या था, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। जहाँ से आप लोग कुछ थीसिस है या किसी भी चीज़ को रिसर्च करके पढ़ सकते हैं, एक प्रकार का डिजिटल लाइब्रेरी है। कौन सा आपका NDLI क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और इन्फ्लीबेनेट को याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। DOAJ जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, तो ये एक प्रकार की डायरेक्टरी है
है ना, जिसमें आपके पूरे जनरल्स का लेखा जोखा है, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा सभी चीज़ों को इसमें न जानकारी। ठीक है, इसका डेटा प्रोसेसिंग टूल आप सभी जानते हैं, एमएस एक्सेल को तो बहुत भली भांति आप लोगों ने काम किया होगा। ठीक है, आज के दिन में एमएस एक्सेल को आपको कम से कम जानना ही चाहिए। यदि आप हायर प्रोग्रामिंग लर्न नहीं कर पा रहे हैं, देखिए समय के हिसाब से ना सभी चीज़ों को पढ़ना और सीखना जरूरी है, नहीं तो आप समय से पीछे छूट जाएंगे, मतलब जनरेशन में पीछे चले जाएंगे। इसलिए अपना जो स्किल्स है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, हर चीज़ पे आप थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, है ना। भले ही आपको सभी चीज़ें आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ पे स्पेसिफिक रहे वो ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। जस्ट लाइक आपको मान लीजिए कार चलाना नहीं आता, लेकिन कभी आकस्मिक इमरजेंसी आ गया तो आपको स्टीयरिंग संभालना, या कभी मान लीजिए आप कहीं फंस गए, ड्राइवर को कुछ हो गया, तो आपको थोड़ा बहुत तो चलाना आना चाहिए जिससे आप बाहर निकल सकें। उसी प्रकार हर एक चीज़ का आज के डेट में थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो एम एस एक्सेल तो आप समझ ही गए, जटिल गणनाओं के लिए है, सम एवरेज आदि के लिए आपको उपयोग करते हैं ये। ठीक है, स्प्रेडशीट को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है ये। शोध में आईसीटी के मुख्य लाभ देखिए यहाँ पर। ठीक है, मुख्य एडवांटेज क्या हो सकते हैं आईसीटी के? समय की बचत आप सभी समझ सकते हैं, मैनुअल लाइब्रेरी रिसर्च की तुलना में। सेकंड में वैश्विक डेटा हो सकते हैं, एक क्लिक करेंगे आप गूगल में, गूगल स्कॉलर में आपको सब जानकारी मिल जाएगा आपके रिसर्च से संबंधित। दूसरा आपका आईसीटी क्या देता है दोस्तों? सटीकता और वैधता, मतलब वैलिडिटी भी रहता है इसमें और आपका एक्यूरेसी भी रहता है। ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, वैलिडेशन भी देता है। सांख्यिकी सॉफ्टवेयर जैसे आपका याद रखेंगे, सांख्यिकी सॉफ्टवेयर एसपीडबलएस का फुल फॉर्म भी बताया था मैं आप लोगों को, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ठीक है, मतलब सामाजिक विज्ञान के लिए एक सांख्यिकी पैकेज है। इसके उपयोग में मानव जीवित जनित त्रुटियों की संभावना खत्म हो जाती है और परिणाम भी एकदम सटीक होता है। तीसरा आपका इसका बेनिफिट क्या है कि ये ग्लोबल कोलैबोरेशन, वैश्विक सहयोग है। दुनिया में किसी भी कोने में बैठ करके शोधकर्ता के साथ क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव के माध्यम से डेटा और कोड साझा करने आसान हो जाता है। जैसे कि आप लोग अभी सीजी सेट के लिए मेरे इस चैनल से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप कुछ समय के बाद यूजीसी नेट की तैयारी करें, पेपर 1 के लिए आपको जब भी पढ़ना हो तो आप मेरे इस यूट्यूब पे जा करके सभी चीज़ों को दोबारा पढ़ सकते हैं, ये हमेशा मौजूद रहेगा। ये किसी और विषय से संबंधित कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, सभी चीज़ों को मैं अपने इस यूट्यूब में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग कभी भी कहीं से भी बैठ करके एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी बैठ के पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक प्रकार का जो हमारा ये भी चीज़ है, जो हमारा चैनल है यूट्यूब में है, वो भी एक प्रकार का डिजिटल ही है। ठीक है, आईसीटी से संबंधित ही है। ठीक, तो ये क्लाउड स्टोरेज मतलब समझ रहे हैं आप, ये क्लाउड स्टोरेज जो है गूगल ड्राइव जिसको बोलते हैं, इसमें आज के डेट में इसमें काफ़ी लोग स्टोरेज करते चल रहे हैं, 20 TB 30 TB, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं आप लोग इसमें परचेसिंग भी करके। गूगल वैसे फ्री देता है कुछ जीबी तक, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इतना जीबी ये फ्री देता है, जिसमें आप लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल का हार्ड ड्राइव खाली है, भर गया है, मान लीजिए खाली नहीं है, तो आप गूगल ड्राइव का सहायता लेकर के इसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। वो एक लिमिट अमाउंट में, जितना मुझे याद आ रहा है कि लगभग ना 15 जीबी के आसपास, 15 जीबी जो है दोस्तों, गूगल आपको फ्री में स्टोरेज मुफ्त देता है हर एक मोबाइल में। आपका जैसे आपने ईमेल आईडी बनाया हुआ है अपने फ़ोन पे, तो 15 जीबी तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को जानकारी रहा होगा, जिसको नहीं होगा, मोबाइल में अगर डेटा ज़्यादा भर जाता है तो आप वहाँ जाके सेव कर सकते हैं और बाद में कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं 15 जीबी तक का। ठीक है, इसके माध्यम से डेटा और कोड साझा करने में आसान होता है। अब आगे देखिए बिग डेटा, विशाल मात्रा में जैसे डेटा सेट होते हैं, डेटाबेस, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है, आसानी से स्टोर और सुरक्षित प्रबंधित किया जा सकता है। इसमें आईसीटी में आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं, काफ़ी सारे आपके पास जैसे कि बुक्स हो गए, किताब हो गए, सभी चीज़ों को आप अपने मोबाइल फ़ोन पे फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, डेटाबेस बना के रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शोध में आईसीटी के उपयोग की सीमाएं और चुनौतियाँ। लिमिटेशंस भी हैं इसके कुछ कुछ, जैसे कि आपका महंगे सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। कई उन्नत विश्लेषण उपकरण जैसे एसपीडबलएस बहुत महंगे होते हैं, जो हर शोधकर्ता की पहुंच में नहीं होता। ठीक है, एसपीडबलएस जो है आपका स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर आपका जो सोशल साइंस था, है ना, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बहुत महंगा होता है, जो हर शोधकर्ता के पास में नहीं हो सकता। इसमें तकनीकी समस्या भी आ सकती है, जैसे कि मेरा ही वीडियो आप लोगों को अपलोड होने में कुछ समय लग जाता है। जैसे मैं अपना हर वीडियो आप लोगों को 11:11 में सुबह आपको शो करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी मौसम ख़राब हो जाता है या आपके सही माध्यम से इंटरनेट नहीं चलता, तो मैं आपको 11:11 बजे के अलावा 5:30 बजे का टाइम दिया हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि 5:30 बजे भी एक्यूरेट आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को हर दिन वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपका एग्जाम सामने है और सिलेबस टाइम पे सही कंप्लीट हो जाए, तो आप लोगों को रिवीजन के लिए बढ़िया टाइम मिल जाएगा। तो ये जो है आपका तकनीक एरर हो जाता है, तकनीकी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे जो क्लासेस का टाइम है सुबह 11:11 बजे आपको हर दिन मिलेगा, और 11:11 में नहीं आया तो आपको 5:30 बजे हमारा वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ये दोनों टाइम में नहीं आया तो थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा स्किप हो सकता है, डिले हो सकता है, बाकी आप चैनल पर बने रहेंगे
प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबाया हुआ है तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए अभी आप लोगों के पास 60 डेज बचे हुए हैं दोस्तों। 60 डेज कहने का मतलब है आज है 4 अगस्त और 4 अक्टूबर को आपका पेपर है। मतलब आपके पास 4 अगस्त का पूरा महीना है, सितंबर का पूरा महीना है और 4 दिन उधर भी हैं, 3 से 4 दिन। तो 60 डेज बचे हुए हैं। तो 60 डेज में आप लोग डेली पढ़ते चलेंगे तो हम लोग 30 to 40 डेज में टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो डेली आप लोग को एटलीस्ट क्या है 1-2 घंटा पेपर उनको पढ़ना है और जो आपका पेपर 2 है इसको 2-3 घंटा पढ़ना है। ठीक है, ये एटलीस्ट है, कम से कम आपको इतना करना ही है दोस्तों। और इतना भी कर लिया ना आपने तो 101% की आपका सिलेक्शन आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे सेट का। तो 5-6 घंटे ही पढ़ना रहता है, यही आपका क्वालिटी टाइम भी होता है 5 to 6 आवर्स। और अगर आप 60 डेज इतना कर लिए दोस्तों तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए बाकी मेरा वीडियो आपको टाइम पे दे दिया जाता है दोस्तों, आप लोग उसको देखिए। नोट्स आप लोग खरीद लिए हैं, उसको बार बार पढ़िए, रिविजन करते चलिए। ठीक है, बार बार रिविजन करने से ना आप देखिए रिविजन इज द की टू सक्सेस। रिविजन क्या है, आपकी सफलता की कुंजी है, इसलिए इसको रिविजन करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, तकनीकी साक्षरता की कमी देखिए यहाँ पर। यदि शोधकर्ता के सॉफ्टवेयर या टूल्स का सही ज्ञान ना हो तो गलत परिणाम निकालने का खतरा भी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, डेटा सुरक्षा और आपकी गोपनीयता, रिसर्च डेटा के हैक होने या चोरी होने की जोखिम भी हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है आपका शोध रिसर्च में आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग। प्रैक्टिकल उदाहरण में हम लोग रियल लाइफ एनालॉजी करें यदि, तो मान लीजिए 500 लोगों पर एक शोध कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बिना आईसीटी मतलब पुरानी पद्धति के अगर हम लोग ट्रेडिशनली चलें तो आपको 5 लोगों के घर जाकर के कागज पर फॉर्म भरवाना पड़ेगा, महीने लगेंगे इससे। फिर हाथ से लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा, गणित लगाना होगा और गलती की संभावना इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर लाइब्रेरी जाकर महीने तक यदि पुरानी धूल भरी किताबें ढूंढेंगे। आईसीटी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आधुनिक पद्धति के साथ ये देखिए, ये हमने पुराना आपका पद्धति अपनाया। और आईसीटी में क्या है, गूगल फॉर्म आप सभी यूज़ किए होंगे, गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म नहीं किए होंगे तो ये सब जानिए दोस्तों, है ना। और यदि ये सब चीज़ों को जानना है आप लोगों को तो चैनल पर जुड़े रहिएगा। जैसे एग्जाम ओवर हो जाएगा तो आप लोगों को बेसिक जानकारी भी जो है, जो फ़ोन चलाना, फ़ोन किस प्रकार से डेटा का उपयोग करना, गूगल फॉर्म कैसे भरना, गूगल कैसे डॉक्स चलाना, उसकी भी एक बेसिक क्लास दे दी जाएगी। जैसे मैथ्स का बेसिक क्लास चलता है ना, मैथ्स का हमारे यहाँ बेसिक, जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, जिनको मान लीजिए ऐसा लिखा है और ऐसे सॉल्व करने में समस्या जा रहा है, मतलब एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या आपका एलसीएम निकालने में दिक्कत जा रहा है। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये सभी चीज़ों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा दोस्तों। हर एक चीज़ों को, मैथ्स और रीजनिंग को, सभी चीज़ों को अपन डिटेलिंग से पढ़ते चलेंगे। तो जो लोगों को जुड़े रहना है वो जुड़े रहेंगे और जो लोगों को नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी बता दीजिएगा कि निःशुल्क में सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं दोस्तों। तो आईसीटी के साथ यहाँ पे आधुनिक पद्धति जैसे गूगल फॉर्म और व्हाट्सअप ईमेल पर भेज दिया गया। 2 दिन में अपने को 5 लोगों का डेटा क्या मिल जाएगा, अपने पास आ जाएगा, है ना। व्हाट्सअप पे जैसे मैं आप लोगों को अभी भेज रहा हूँ, व्हाट्सअप में मैंने ग्रुप बना दिया है, वहाँ पे अपने पीडीएफ्स को शेयर कर रहा हूँ जो लोगों ने भी पेड किया हुआ है ना। तो लगभग अलग अलग मैंने 2-3 ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 200-300 लोग हैं। इस प्रकार से मैंने आपका वहाँ पे एक ग्रुप फॉर्म किया हुआ है। वहाँ पर अपना एक पीडीएफ या जितने भी पीडीएफ हैं एक बार मैं भेजता हूँ, सबको चले जाता है। तो ये कितना सहूलियत हो जाता है। इसके बाद आपने एक्सेल या SPSS में डाला, एक क्लिक किया और सारे ग्राफ और टेबल यहाँ पे तैयार हो गए। तो सॉफ्टवेयर्स और बाकी टूल्स का उपयोग करके बहुत इजीली और कंफर्टेबली आपको डेटा आजकल मिल जाता है। ठीक है, शोध के 3 चरणों में आईसीटी का विस्तृत वर्गीकरण देखते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कौन सा टूल किस चरण पर होता है, इसलिए याद रखेंगे, काम आता है दोस्तों। डेटा विश्लेषण के पहले चरण देखिए, प्री डेटा एनालिसिस। शोध की शुरुआत का समय आप जब विषय चुनते हैं और पुरानी रिसर्च पढ़ते हैं तब। तो हम लोग देखिए यहाँ पर शोध गंगा लिखे हुए हैं, शोध गंगा ये भारत का, याद रखेंगे, सभी पीएचडी थीसिस जो हैं इसका डिजिटल भंडार है। शोध गंगा क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, जो भारत के सभी जो पीएचडी किए हुए हैं, जो लोगों ने थीसिस लिखा है, ये डिजिटल भंडार है एक प्रकार का। ठीक है, यहाँ पर आप दूसरों का काम देख करके एक आइडिया या आकलन लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है, दूसरा है आपका शोध गंगोत्री। ठीक है, यहाँ शोध के सिनॉप्सिस होते हैं ना, शॉर्ट फॉर्मेट होते हैं, जो प्रारूप होता है वो जमा होते हैं और इससे पता चलता है कि वर्तमान देश में किस विषय पर रिसर्च चल रहा है। तो शोध गंगोत्री एक प्रकार का सिनॉप्सिस है ना, जहाँ पर आप लोगों को सभी का क्या मिल जाएगा, देश के जितने भी रिसर्च हैं, किस चीज़ पर रिसर्च चल रहा है उसकी ज्ञान मिल जाएगी आपको, किससे, शोध गंगोत्री से। जबकि शोध गंगा क्या बता रहा है, आपका पूरे थीसिस का भंडार है वो। इसके बाद गूगल स्कॉलर की बात करें, यहाँ पर रिसर्च गेट है और गूगल स्कॉलर है। ये रिसर्च पेपर के फेसबुक या गूगल जैसे एक प्रकार का पेज रहता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों के असली रिसर्च पेपर मुफ्त या पेड माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, जो गूगल स्कॉलर होता है, रिसर्च पेपर होता है ना, ये एक प्रकार का रिसर्च गेट है, वो एक प्रकार का रिसर्च पेपर ही होता है, थीसिस ही होता है।
और यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया, सॉरी एक पेज खुलता है जहाँ पर आप लोग चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, या फिर पेड करके आप लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके थीसिस में काम आता है। ठीक है, अगला है दोस्तों डेटा का विश्लेषण चरण, डेटा एनालिसिस फेज। यहाँ आप एकत्रित किए गए जो डेटा है उसकी जांच करते हैं, एनालिसिस करेंगे। तो ये एक प्रकार का क्वांटिटेटिव भी है और दूसरा क्वालिटेटिव भी है। मैं अभी आपको बताया हूँ, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स वाला डेटा। अगर आपकी रिसर्च में नंबर्स हैं, प्रतिशत हैं, सांख्यिकी स्टैटिक्स हैं, तो आप हम क्या करेंगे, SPSS स्टैटिकल्स पैकेज फॉर सोशल साइंस एंड STAT और मिनी टैब का उपयोग करेंगे। ये सब नाम याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है ना, प्रश्न यहाँ पे फंसते हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। SPSS STATA और मिनी टैब। देखिए 2-3 बुक का मैंने यहाँ पे संग्रह किया, इसलिए बार बार हो सकता है कि आपको टॉपिक दोबारा देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे बैठ के टाइप नहीं करता हूँ, मैंने अपने एडिटर और टाइपिस्ट को दे दिया कि ये सभी चीज़ों को आपको डालना है दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेटा एनालिसिस फेज को भी वहाँ पे पढ़ा था, तो वहाँ पे भी क्वांटिटेटिव था, यहाँ पे भी क्वालिटेटिव था। तो कुछ उस बुक में कुछ अलग जानकारी मिली थी, कुछ कम जानकारी, तो अगले बुक में मेरे को ज़्यादा जानकारी मिली थी। कुछ मैं अपने नोट्स का भी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। तो इसलिए जो जहाँ से जैसे मिल रहा है आप उसको मेंशन करिएगा, हाईलाइट करिएगा या याद रखिएगा, पढ़ते चलिएगा। जिन्होंने नोट्स ले लिया है, जिन्होंने बाय कर लिया नोट्स, या तो वो मोबाइल में देख के पढ़ रहे हैं या प्रिंट आउट निकाल के पढ़ रहे हैं, तो उन लोग हाईलाइट करके ज़रूर से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, बेटर होगा जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो अभी नोट्स बाय कर लें दोस्तों, क्योंकि 2 महीने में आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका समय बहुत चले जाएगा, है ना। बेटर ये है कि स्मार्ट वर्क करिए, 2 महीने में आप जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करिए और पेपर 2 को भी उतना ही ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और क्वालिटेटिव जो होते हैं ये इंटरव्यू, विचार और टेक्स्ट पर आधारित होते हैं। अगर आप किसी रिसर्च में लोगों के इंटरव्यू या कहानियाँ सुनेंगे या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर शब्दों का पहचानता करेंगे, तो मतलब रिसर्च पढ़ेंगे और आपकी जो इंटरव्यू की कहानियाँ सुनेंगे, किसमें सॉफ्टवेयर का कहानियाँ है, तो सॉफ्टवेयर शब्दों को पहचानता है। अच्छा हाँ, ठीक, थोड़ा सा शब्द यहाँ पे हो गया था। अगर आपकी रिसर्च में लोगों के इंटरव्यू या कहानियाँ हैं, तो सॉफ्टवेयर जो है वो शब्दों को पहचानता है, इसलिए इसके लिए आपका NVivo और आपका ATLESTI.TI का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव मतलब गुण की बात कर रहा है, और जहाँ पे गुण की बात आ रहा है वो NVivo और Atlas.TI का उपयोग होगा सॉफ्टवेयर का। कौन सा सॉफ्टवेयर? एटलस और NVivo। जबकि डेटा की बात आए, जब भी नंबर्स आए, तो SPSS STATA मतलब स्टैटिक्स से संबंधित है, समझ लीजिए, और मिनी टैब हो गया, इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए डेटा विश्लेषण के बाद अपना पोस्ट डेटा एनालिसिस, मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, ये आपका ये शोध पूरा होने के बाद उसे लिखने या जांचने का काम होता है। जैसे प्लेजरिज्म होते हैं, जिससे साहित्यिक चोरी बोलते हैं। आपने किसी और काम कॉपी नहीं, काम तो कॉपी नहीं किया, मतलब आपने जिस काम को किया है उसका कॉपी तो नहीं है, ये चेक कर लिया जाता है, किसी और ने तो यूज़ नहीं कर लिया। इसकी जांच के लिए टर्निटिन जो है आपका, उसका उपयोग करते हैं, और ओरिजिनल और कुंड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसमें आपकी फाइल डाली जाती है और बता देते हैं कि कितने प्रतिशत हिस्सा कॉपीड है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साहित्य की चोरी करना बहुत बड़ा एक क्राइम है। ठीक है, तो यदि आपने मतलब किसी ने भी साहित्य की अगर चोरी करी हुई, किसी का डेटा लिया है, किसी का कुछ कॉपी कर लिया, तो 50,000 से लेकर के आपका 2 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड भी है, और 6 महीने से लेकर 3 साल तक का उसको जेल भी हो सकता है, अगर किसी ने आपका साहित्य की चोरी की है तो सोच लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए साइटेशन, संदर्भ प्रबंधन बोलते हैं जिसे। रिसर्च के अंत में रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है, इसे क्या कहलाते हैं? आपको साइटेशन कहते हैं। जैसे लेखक का नाम हो गया, साल हो गया, किताब का नाम हो गया, पेज नंबर हो गया, ये सब इसे हाथ से लिखना बहुत ही कठिन होता है दोस्तों। इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे देखिए मेंडले और जोटेरो इसे एक क्लिक में ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, है ना। साइटेशन करने के लिए मेंडले और आपका जोटेरो 2 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटिकली लोग क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक है, और किस स्टाइल्स में लिखते हैं, यहाँ पे APA MLA स्टाइल्स या हार्वर्ड स्टाइल्स जो शिकागो स्टाइल्स है उसके अनुरूप लिखते हैं इसको। भारत सरकार की प्रमुख ICT पहल भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे पहला तो मैंने आपको बता दिया था, इनफिलिपिनेट जो होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये गांधीनगर गुजरात में है। ये भारत के सभी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी को आपस में क्या करके जोड़ के रखता है। याद रखेंगे, भारत के सभी विश्वविद्यालय जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसकी लाइब्रेरी को क्या करता है, आपस में जोड़ के रखता है, इसीलिए इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी और नेटवर्क है। ठीक, नेटवर्क मतलब आपको जोड़ के रखने वाला। उसके बाद ईश शोध सिंधु नाम है इसका, देख लीजिए। ये उच्च शिक्षा के लिए आपका जर्नल्स और किताबों का ऑनलाइन कंसोर्टियम है। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए जर्नल्स और किताबों का क्या है, ऑनलाइन कंसोर्टियम है, जहां कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटीज़ के मुफ्त एक्सेस मिलते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे मुफ्त एक्सेस मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, उच्च शिक्षा के जर्नल्स और आपकी किताबों का ऑनलाइन कंसोर्टियम है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वयं जो है, यहाँ से शोधकर्ता मैथडोलॉजी, रिसर्च मैथडोलॉजी के लिए मुफ्त कोर्स ऑनलाइन ले सकते हैं। स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ये सब मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा। और वैसे भी मैं आपको टुकड़े टुकड़ों में पढ़ाते चल रहा हूँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक, कि आपके ऊपर बर्डन ना आए और आपको पता नहीं चलेगा कि 10 से 15 सितंबर तक हमारी क्लासेस और सिलेबस कैसे कंप्लीट हो गए।
और जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे आपको 5 टेस्ट पेपर दिया जाएगा, आप लोग अपना इसको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जो महत्वपूर्ण और कुछ बचेंगे जो पॉइंट्स है ना, जो मैंने एनालाइज किया है वो है, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, तो उसको मैं फिर आपके सिलेबस कवर होने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको कराऊंगा, और साथ ही साथ जितने ज़्यादा हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ उसको भी करेंगे। थ्योरी तो कर रहे हैं हम लोग, थ्योरी में भी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी सिलेबस कवर होने के बाद, इसलिए आप लोग हमेशा जुड़े रहिएगा। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड जो कुछ कुछ पर्टिकुलरली जो CG सेट में अभी तक पूछा गया है उसको मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, वो सभी चीज़ों को। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आसपास के राज्यों के सेट के पेपर हैं उसको भी अपन करते चलेंगे, ठीक है। और इन द एंड लास्ट में आपके लिए और मैराथन क्लासेस भी आएंगी, तो उसको भी आप लोग जरूर से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्वयं प्रभा मैंने बता दिया है, रिसर्च मैथडोलॉजी के लिए आपके मुफ्त कोर्स ऑनलाइन यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ICT की भूमिका देखिए, क्रूशियल रोल होता है ICT का, ठीक है। वैश्विक लाइब्रेरी है, सॉफ्टवेयर की गणना, समय की बचत करेगा लाइब्रेरी, सॉफ्टवेयर की गणना शुद्धता एक्यूरेसी देगा, क्लाउड स्टोरेज मतलब डेटा सुरक्षा रहेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना डेटा स्टोर हो सकता है, साहित्यिक जांच होगा जैसे में आपकी एथिक्स और ओरिजिनलिटी बनी रहेगी। शोध में ICT का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द ICT इन द रिसर्च। अब देखिए परिचय, ICT का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च। परिचय देखिए, इंट्रोडक्शन। ICT का अर्थ देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। शोध में इसकी भूमिका है, ये स्पीड बहुत ज़्यादा गतिशील होता है, एक्यूरेसी होता है मतलब सटीकता देता है, रिलायबल होता है विश्वसनीय होता है, और ओरिजिनलिटी भी रहता है, मौलिकता भी रहता है, ठीक है। आधुनिक समय में ये सभी चीज़ें आपकी क्या है, ICT मतलब कंप्यूटर से संबंधित है, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपकी शोध में भूमिका निभाती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका शोध के चक्र के 3 मुख्य चरण। ICT का उपयोग, क्लासिफिकेशन बाय रिसर्च फेसेस। तो 3 चरण देख लेते हैं, वर्गीकृत किया गया है। वो है पहला चरण डेटा का विश्लेषण, पूर्व की चरण प्री डेटा एनालिसिस फेज, ये सभी पढ़ लिया हमने, ठीक है। शोध की रूपरेखा तैयार करना और साहित्य की समीक्षा करना, लिटरेचर प्रीव्यू, गूगल स्कॉलर का उपयोग करके अकादमिक लेखों को खोजने के लिए सबसे बड़ा वैश्विक सर्च इंजन है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। शोध गंगा भारत की स्वीकृत सभी PhD जो थीसिस है उसका राष्ट्रीय डिजिटल रिपोर्ट का एक भंडार है। शोध गंगोत्री हमने पढ़ लिया, शोध गंगोत्री जिसमें आपका जो चालू हालत में अभी जितने भी विषय चल रहे हैं, जो सिनॉप्सिस है उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि किस पे अभी रिसर्च चल रहा है। रिसर्च गेट एंड academia.edu, शोधकर्ता का सोशल नेटवर्क जहां अपने रिसर्च पेपर यहाँ पे क्या करते हैं, साझा करते हैं, चर्चा करते हैं इस पर, ठीक है। दोबारा इसको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन देखिए ये academia.edu आपको अलग से नया देखने को मिलेगा। ये भी आपका सोशल नेटवर्क जहाँ से आप रिसर्च पेपर साझा कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस फेज देखिए यहाँ पे, यहाँ एकत्रित जो डेटा है, आंकड़ा है, उसको प्रोसेस और टेस्ट करने के लिए ये चरण है दोस्तों, ठीक है। प्रोसेस किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। एक प्रकार का क्वांटिटेटिव है और दूसरा मैंने आपको क्वालिटेटिव बताया था, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आपने देखा था SPSS जो कि आपका सोशल साइंस के लिए था, सबसे लोकप्रिय याद रखेंगे सामाजिक विज्ञान के लिए। SAS जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ये उन्नत वैश्विक विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। और यह है मैटलैब और MS एक्सेल जो कि गणित गणनाओं के लिए ग्राफ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही बात करूं मैं आपका गुणात्मक क्वालिटेटिव की बात करूं, टेक्स्ट इंटरव्यूज इसके लिए यूज होता है। कौन कौन सा एप्लीकेशन, NVivo, atlas.ti है ना। NVivo जो है आपका साक्षरता, इंटरव्यूज और फोकस समूह के टेक्स्टों को कोड करने के लिए किया जाता है, जबकि atlas.ti बड़े टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो डेटा को गुणात्मक विश्लेषण के लिए यूज करता है, ठीक है, यूज किया जाता है इसमें। डेटा विश्लेषण के बाद पोस्ट डेटा एनालिसिस में, जिसमें हमने बता दिया साइटेशन क्या होता है, रेफरेंस मैनेजमेंट क्या होता है, इसके लिए हम लोग मेंडलेस, जोटेरो और एंड नोट टूल का उपयोग करते हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। और ये टूल आपका APA, MLA, हार्वर्ड और आपका चिकागो फॉर्मेट में स्वचालित रूप से बिब्लियोग्राफी और साइटेशन तैयार कर लेता है, ठीक है। साहित्यिक चोरी के लिए हमने बता दिया आपको प्लेजियरिज्म होता है, डिटेक्शन टूल्स कौन कौन सा है, टर्नेटिंग हो गया, ओरिजिनल, ठीक है, ऑर्गोनेट हो गया। शोध की मौलिकता जांचने के लिए वैश्विक स्तर पर इसका किया जाता है। ग्रामरली, शोध पत्रों के अंग्रेजी व्याकरण और लेखन के लिए सुधारने के लिए ग्रामरली टूल का उपयोग किया जाता है। किसका, ग्रामरली, ये भी मैंने अभी नहीं पढ़ाया था तो इसको भी ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार की प्रमुख डिजिटल पहल, इन्फ्लीबेनेट के बारे में पढ़ लिया, ई शोध सिंधु में पढ़ लिया, ठीक है। और हमने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी पढ़ लिया है, और स्वयं प्रभा के बारे में भी हमने देख लिया है, स्वयं प्रभा के बारे में, जहाँ पे मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम शैक्षणिक TV चैनल के माध्यम से चलता है। कितना, 40 DTH चैनल, ठीक है, आपको याद होगा GSET 15, ठीक है। सभी चीज़ें मैं बताया हूँ, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको याद होगा, इसलिए क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा, पहली बार देख लूँगे तो। प्रोस एंड कॉन्स बता चुका हूँ, टाइम एफिशिएंसी है, टाइम की बचत होगी, एरर फ्री कैलकुलेशन होता है, क्लाउड स्टोरेज होगा, किसकी बात कर रहा हूँ, ICT की बात कर रहा हूँ। क्लाउड स्टोरेज, ग्लोबल कोलैबोरेशन रहता है,
ठीक। लिमिटेशंस, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी रहेंगे पूरे टेक्नोलॉजी पे। वहीं पे हाई कॉस्ट की बात, आजकल देखिए लोगों को गणना करने के लिए बोलेंगे ना कुछ कैलकुलेशन, अगर मान लीजिए 3-4 मैं बोल दूंगा 500 रुपये जोड़ना है, 700 रुपये जोड़ना, 800 रुपये, तुरंत कैलकुलेटर उठाएंगे, उसको उन लोग क्या कर देंगे, खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया, तकनीकी निर्भरता, मोबाइल पर आधारित हो गया, कैलकुलेशन खुद से नहीं कर रहे हैं। हाई कॉस्ट हो गया, SPSS, टर्निटिंग, ये सब जो है महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, बहुत महंगे होते हैं ये सब। SPSS स्टैटिस्टिकल डेटा को इकट्ठा करने के लिए रहता है, सोशल साइंस में यूज़ होता है ये। टर्निटिंग जो है आपके प्लेजरिज्म की, आपकी साहित्यिक चोरी को पकड़ करने के लिए टर्निटिंग का उपयोग करते हैं दोस्तों। साइबर थ्रेट्स का खतरा बढ़ जाता है इसमें, ठीक है ना, मतलब रिसर्च डेटा हैक होने के, यहाँ पे चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। गलत व्याख्या का जोखिम देखिए, रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, यदि शोधकर्ता को सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता है, वो गलत कमांड दे देगा तो गलत रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन भी हो गया ये, है ना। और देखिए इसका निष्कर्ष है शोध की नैतिकता, कंक्लूजन एंड रिसर्च ऑफ एथिक्स। आईसीटी शोध के लिए एक साधन अर्थात टूल है, साथ ये सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। ये एक प्रकार का साधन है, सब्सटीट्यूट नहीं है। केवल कंप्यूटर केवल गणना कर सकता है, लेकिन वास्तविक विचार, परिकल्पना जो है आपका हाइपोथेसिस है, उसका निर्माण करना, नैतिक निर्णय लेना केवल मानव शोधकर्ता ही कर सकता है, मतलब मानव बुद्धि कर सकता है, आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता इस चीज़ को, ठीक है। अतः आईसीटी का उपयोग जिम्मेदारी और ईमानदारी के लिए से किया जाना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ईमानदारी और आपका जिम्मेदारी पूर्वक इसको किया जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, काफ़ी काम की बातें थी, जितने मैंने आपको हाईलाइट करके अलग से बताया है उसको जरूर से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा और निरंतर पढ़ते रहिए। मैंने आपको बोला कि 1 घंटा 1.5 घंटा डेली पढ़ते रहिए पेपर 1 को, और अपना जो पेपर 2 है उसको 2-3 घंटा डेली देते चलिए। आपको 60 डेज में आपका सिलेबस पूरा 60 डेज में आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। और पेपर 1 का तो मैं आपको टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 10 से आपको 15 सितंबर तक मैं पूरा सभी चीज़ों को पढ़ा दूँ, ताकि आपके पास 15 से 20 दिन का समय रहे रिविजन के लिए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके कुछ MCQs जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 आपका जो क्लासेस है कंटिन्यू, अभी MCQ का आएगा इसी चैप्टर पर आधारित, यूनिट 2 पर आधारित, ठीक है। तो उससे ज़रूर से देखिएगा, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उससे नए क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे आपको, ठीक है। और जिन्हें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ PDF नोट्स अगर खरीदना है तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा 8962530503 पे, 8962530503 पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको PDF यहाँ पर से उसकी जानकारी दे दीजिएगी किस प्रकार से आपको खरीदना है। तो अभी सिर्फ 10-11 ही लेक्चर्स हुए हैं दोस्तों। अभी भी जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोग जुड़ जाएं, क्लास नंबर 1 से पढ़िए, हर एक चीज़ों को वहाँ पे डिटेलिंग के साथ सभी क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक मेरी जो MCQ की क्लासेस भी होती हैं उसको भी मैं एक प्रकार से थ्योरी के रूप में ही पढ़ाते चलता हूँ, पूरे ऑप्शंस को समझाता हूँ, क्वेश्चंस को समझाता हूँ, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करते चलिए आप लोग, है ना। मैं आपको बता दिया हूँ कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है कि आपको अपना टाइम का चयन करना है कि आपके टाइम क्या करने पे आपको डिसाइड करना है, दिन में आपको 6-8 घंटा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। इसीलिए मेरे को काफ़ी लोगों ने PDF जो लिए हैं दोस्तों, उन लोगों ने तुरंत जा करके शुरू दिन से ही, मतलब कम से कम 150-200 लोगों ने PDF ले लिया था, और उन लोग ही तुरंत ही इसको क्या कर रहे हैं, आपका पढ़ते चल रहे हैं, बार बार रिविजन करते चल रहे हैं, क्योंकि रिविजन ही क्या है आपका वहाँ पे एक्यूरेसी दिलाएगा, ठीक है। और पेपर 2 जो है आपका, वो तो आपका सब्जेक्टिव है, उस पर आपका कमांड होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो आप अपने ग्रेजुएशन लेवल की बुक उठाइए, उसको पढ़िए, या आपके जो सब्जेक्टिव कुछ बुक आते होंगे जो बढ़िया, है ना, जैसे लाइफ साइंस के लिए पाथ फाइंडर की बुक आती है, मैथ्स के लिए आपका HK पाठक की बुक आती है। तो इस प्रकार से जो मेजर जो प्रमुख बुक हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं, उसको आप लोग ज़रूर से लीजिए पेपर 2 के लिए। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको PDF के लिए भी आप इसी से नंबर के लिए संपर्क करेंगे, जिसको भी PDF खरीदना होगा, या कोई क्वेरीज रहती है इसमें व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने भी लिया है PDF, उनको ग्रुप बना दिया गया है और उसमें ही पूरा डेटा शेयर किया जाएगा, पूरा PDF उसी में शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए दोस्तों ध्यानपूर्वक, समय बहुत ही कीमती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।